हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो है लेकर आए हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के जितने भी होने वाले हैं उन सभी के लिए जो है यहाँ पर वो फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है। इस पूरी क्लास में जो है आपको 4 पोर्शन पे कवर करेंगे, और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है हम यहाँ पर वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर जो है जीएस भी हम कवर करेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर उत्तराखंड भी जो है वो कवर करने वाले हैं, और साथ साथ आपका करंट अफेयर। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे पास जीएस वाला पोर्शन है उस पे हम जो है वो बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में वो पर्सन जो है वो फंसते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और जीएस जो अगर बात करता हूँ उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का एक टॉपिक और साथ साथ जो करंट अफेयर है उसको भी जो है हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये बात यहाँ पर हम करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम यहाँ पर करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से करंट अफेयर आप लोगों के लिए यहाँ पर वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो मुख्य सचिव है, ठीक है, मुख्य सचिव हैं, उन्होंने जो है 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से जो है अपना कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, तो वो कौन है? तो वो है यहाँ पर आनंद वर्धन। ठीक है, आनंद वर्धन जो हैं वो यहाँ पर मुख्य सचिव हैं, और 19वें क्रम के, ठीक है, 19वें अपने क्रम के जो हैं ये यहाँ पर मुख्य सचिव बने हैं। इससे पहले कौन थी वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर कि पहला, ठीक है, फर्स्ट महिला खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर खोली गई है, विश्वविद्यालय खोला गया है महिला खेल विश्वविद्यालय। ये उत्तराखंड के आपके किस जिले में जो है खोला गया है? तो उत्तराखंड के जो है ये खोला गया है चंपावत में। ठीक है, कहाँ पर? चंपावत में जो है ये खोला गया है आपका विश्वविद्यालय, और चंपावत के जो है लोहाघाट में। ठीक है, कहाँ पर? लोहाघाट में जो है, चंपावत के लोहाघाट में उत्तराखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला गया है। और इसके जो निर्माण की जो जिम्मेदारी है, एग्जाम के लिए जो फैक्ट है वो काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है? यहाँ पर जो निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो पेयजल और निर्माण विकास निगम को, ठीक है, विकास निगम को जो है महिला खेल विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और उत्तराखंड के जो खेल मंत्री हैं वो कौन है यहाँ पर? तो वो है यहाँ पर रेखा आर्य जी। ठीक है, ये भी आपको जो है फैक्ट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। रेखा आर्य यहाँ पर क्या है? जो खेल मंत्री हैं, और चंपावत के लोहाघाट में यहाँ पर खोला गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक गढ़वाली फिल्म आई है। ठीक है, गढ़वाली फिल्म कौन सी है? वो है यहाँ पर निखैया जो है एक गढ़वाली फिल्म आई है, और काफी चर्चा में ये रही है। अगर मैं बात करता हूं कि प्रश्न बन सकता है कि किस विषय पर है, ठीक है, बात करते हैं। तो इसका जो विषय है तो वो क्या है? यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी। ठीक है, पलायन और बेरोजगारी जो है वो इसका यहाँ पर क्या है? विषय है। पलायन और बेरोजगारी जो है वो इसका यहाँ पर क्या है? विषय है। और बात करते हैं, जो इसको जो है लॉन्च किया गया था, इसका जो पोस्टर है वो दून पुस्तकालय में जो है इसका जो है पोस्टर लॉन्च किया गया था। और इसका विषय क्या है? यहाँ पर पलायन और बेरोजगारी है। पहाड़ का एक युवक है जो दिल्ली के होटल में नौकरी करता है,
और नौकरी करने के बाद वो जो है होटल का जो है मालिक भी बन जाता है। तो उस विषय पर जो है ये पिक्चर यहाँ पर जो है गढ़वाली जो फिल्म है वो बनाई गई है। ठीक है, बात करते हैं इसके निर्माता कौन है। तो निर्माता एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। निर्माता है यहाँ पर इसके प्रदीप भंडारी। ठीक है, प्रदीप भंडारी क्या है, वो इसके निर्माता यहाँ पर है। निखैया जो के जो है निर्माता कौन है यहाँ पर, प्रदीप भंडारी जो है इसके निर्माता यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर कि मिस उत्तराखंड। ठीक है, मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब यहाँ पर किसको मिला है, तो वो मिला है यहाँ पर मेघना ठाकुर। ठीक है, किसको मिला है यहाँ पर, मेघना ठाकुर को जो है यहाँ पर मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब है वो यहाँ पर उनको जो है मिला है एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर पॉइंट है। बात करते हैं मिस उत्तराखंड यहाँ पर मेघना ठाकुर है और फर्स्ट रनअप कौन है। ठीक है, फर्स्ट रनअप की बात करते हैं तो वो हैं कोमल शर्मा। ठीक है, कौन है यहाँ पर, कोमल शर्मा जो है यहाँ पर फर्स्ट रनअप है। और इसके अलावा बात करते हैं तो मानसी बिश्नोई। ठीक है, मानवी बिश्नोई। ठीक है, कौन है, मानवी बिश्नोई। आपको नोट डाउन बिल्कुल करते हुए जाना है। आप इसकी पीडीएफ भी जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो ले सकते हैं। इनको क्या मिला है, मॉडल ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पर याद करने हैं, मॉडल ऑफ द ईयर। ठीक, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि उत्तराखंड में गंगा और शारदा, गंगा और शारदा, ठीक है, दो नदी हैं गंगा और शारदा। इन दोनों नदियों के किनारे पर जो विकसित गलियारा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, इन दोनों जो नदियां हैं यहाँ पर एक गलियारा जो है वो डेवलप किया जा रहा है। तो उसका जो मेन पर्पज है हमारे पास वो है यहाँ पर पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को जो है यहाँ पर वो डेवलप करना है। इन दोनों नदियों को यहाँ पर इस तरीके से जो है गलियारा यहाँ पर वो बनाया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पर, वही है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलप करना है, बुनियादी ढांचे को डेवलप करना है, जो धार्मिक पर्यटन है उसको जो है यहाँ पर बढ़ावा देना है, और साथ साथ कुछ सांस्कृतिक तत्व हैं उनको भी साथ साथ यहाँ पर क्या है वो भी हमको जो है वो संजोए रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर है। बात करेंगे फिर हमारे पास जो फैक्ट है यहाँ पर वो है इंद्र 2025। ठीक है, इंद्र 2025 जो का जो अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच यहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर, इंडिया और रूस के बीच। ठीक है, कहाँ पर हुआ है, इंडिया और रसिया के बीच जो है ये हुआ है। और कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पर। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी पर ये जो है युद्धाभ्यास किया गया है इंद्र 2025। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है यहाँ पर कि चाय के निर्यात में, ठीक है, चाय के निर्यात में इंडिया जो है वो अब सेकंड नंबर पर आ चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर पर जो है अब इंडिया यहाँ पर आ चुका है। और फर्स्ट नंबर की बात करता हूं तो फर्स्ट नंबर पे है केन्या। ठीक है, भारत ने किसको पछाड़ा है, तो भारत ने पछाड़ा है यहाँ पर श्रीलंका को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर है भारत के लिए कि भारत पहले क्या है निर्यात में जो है वो तीसरे नंबर पे था, अब जो है श्रीलंका को पछाड़ दे वो जो है अब दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुका है,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाय के निर्यात में जो है भारत अब सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2024 की बात करते हैं तो 2024 में जो है भारत के निर्यात में 10% की यहाँ पर क्या है वो वृद्धि यहाँ पर की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है वो है यहाँ पर टीबी के लिए क्या क्या लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, क्या थीम है, तो उसकी बात करते हैं। क्योंकि जो विश्व टीबी दिवस है वो हमने बनाया है यहाँ पर 24 मार्च में। ठीक है, 24 मार्च में जो है विश्व टीबी दिवस बनाया है। और इसकी थीम की बात करता हूं तो उसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। ठीक है, यस वी कैन एंड टीवी, कमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर, तो ये पूरी थीम थी यहाँ पर। और मैं बात करता हूं भारत ने जो लक्ष्य रखा है, ठीक है, भारत ने लक्ष्य रखा है कि हम जो है 2025 तक जो है वो टीबी को समाप्त कर देंगे। और पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में जो है 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है टीबी को समाप्त करने की बात की गई है। और लक्ष्य जो है वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, लक्ष्य जो है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और भारत में टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। टीबी से सबसे अधिक लोग जो है वो यहाँ पर मरते हैं पूरे भारत के अंदर। तो ये हमने जो है यहाँ पर डिस्कस करा। अब एक फैक्ट जो हमारे पास और बचता है वो है यहाँ पर एबल पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ तो जो एबल अवार्ड है वो गणित के क्षेत्र में यहाँ पर दिया जाता है। ये प्रश्न भी जो है वो कई बार यहाँ पर पूछा गया है। एबल जो है वो गणित के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है। और ये किसको मिला है, तो ये मिला है एक जापानी गणितज्ञ है यहाँ पर मास्की काशीवारा। ठीक है, मास्की काशीवारा को जो है जापानी गणितज्ञ हैं, उनको एबल पुरस्कार यहाँ पर मिला है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर है, जिसकी संभावना है कि वो जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना इसकी है कि निकट भविष्य में जो है जो एग्जाम है वहाँ से जो है वो प्रश्न बन सकता है। और इन्होंने जो है डी मॉड्यूलेशन के सिद्धांत को जो है वो यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर फैक्ट याद करना है। तो अब चलते हैं और बात करेंगे यहाँ पर नेशनल इनकम के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है, बात करेंगे कि पूरे वर्ष में, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूरे वर्ष की, अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा वर्ष यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो वो जो पूरा वर्ष है यहाँ पर कि आपकी जो 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है आपकी इनकम को जो है हम डिसाइड करेंगे इस पूरे वर्ष में कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को क्या कहा गया है, राष्ट्रीय आय कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में पूरे एक साल में, यानी जो डेट है हमारे पास ये क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जो है, यानी अंतिम मूल्य शुद्ध मूल्य के योग को क्या कहा गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आय कहा गया है। और इसको हम हमेशा क्या निकालते हैं यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट में जो है इसको हम हमेशा जो है राष्ट्रीय आय को यहाँ पर काउंट करते हैं। बाद में बात करेंगे यहाँ पर, अभी डिस्कस करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट कॉस्ट क्या है, दोनों के बारे में बात करेंगे। भारत में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय गणना की थी वो दादा भाई नौरोजी ने 1868 में, इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसमें उनके द्वारा
प्रति व्यक्ति आय को कितना बताया गया है, 20 रुपये जो है वो बताया गया था यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय में। बात करते हैं राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय है जिनको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास जीडीपी है, कुछ राष्ट्रीय आय के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बात करेंगे कि जो हम बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घरेलू। अब घरेलू अगर हम बात करते हैं, घरेलू क्या है कि जितना भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो भारतीय नागरिक द्वारा यहाँ पर होना चाहिए, कि किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष आपका वही है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में उत्पादित होने वाली जो अंतिम वस्तुएं हैं। ठीक है, अंतिम यानी फाइनल जो गुड्स है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पास जो फाइनल गुड्स हैं उनको ही हम काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम जो फाइनल गुड्स हैं उनको ना काउंट करके सभी जो चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, उनको भी काउंट करेंगे तो दोहराव की जो एक एक जो चीजें हैं वो कई बार जो है वो काउंट हो जाएंगे, यानी दोहराव की जो समस्या है वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हमेशा जो राष्ट्रीय काउंट करते हैं वो अंतिम वस्तु पर काउंट करते हैं, यानी जो फाइनल गुड्स हैं उनको ही यहाँ पर काउंट करेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मैं उसकी बात करता हूँ, कुछ इससे समझना होगा आपको कि आपके पास गेहूं है। ठीक है, जो किसान ने जो गेहूं है वो यहाँ से प्रोड्यूस किया और उसके बाद वो एक फ्लोर मिल यानी जो आटा चक्की है वहां पर गया, तो वहां पर क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर क्या हुई, बढ़ गई। इसके बाद जब आटा मिल से जब ये जाता है हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, यानी ये फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री में जो है यहाँ से क्या बना, ब्रेड बना। तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगातार क्या है, वो यहाँ पर बदलती हुई जा रही है। अब जब ब्रेड ये बिकने के लिए जाएगा मार्केट के अंदर, तो जब हम राष्ट्रीय आय के काउंट करेंगे वो केवल हम ब्रेड की जो राष्ट्रीय आय है, ब्रेड की जो वैल्यू है उसको काउंट करेंगे, ना कि इस अनाज की। और यहाँ से जब ये आटा इसको बनाया यहाँ से, तो इनको ना काउंट करके केवल और केवल हम जो ब्रेड की जो एक्चुअल वैल्यू थी इसको हम अपने जो है जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय में जो है काउंट करते हैं। हमेशा याद करना है कि सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं, यानी इसमें क्या है, आपकी सर्विसेज भी है, वस्तुएं भी हैं और साथ साथ आपकी सर्विस भी है। सर्विसेज कैसे है, जैसे कोई टीचर है, कोई आपके पास यहाँ पर डॉक्टर है, तो वो क्या है, आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो मौद्रिक मूल्य है वो भी हम अपने जीडीपी में क्या है वो यहाँ पर काउंट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना है कि क्या है, सभी अंतिम वस्तुएं, ना कि जो बीच में जो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी अगर बन रही है तो उसको जो है हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, केवल अंतिम वस्तुओं को जो है हम यहाँ पर उसको काउंट करेंगे। तो इतना जो बेसिक चीजें थी वो आपको यहाँ से जो है वो क्लियर होते हुए चल रही होगी। तो हम बात करेंगे जो जीडीपी है हमारे पास यहाँ पर, तो जीडीपी क्या है, किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंदर। ठीक है, तो राष्ट्र की सीमा क्या है, जैसे अगर मैं बात करता हूं ये हमारा भारत है। ठीक है, तो भारत के अंदर जितनी भी हम चीजें जो है डेवलप करेंगे केवल हम उन्हीं को काउंट करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह आता है कि भारत के जो दूतावास हैं वो अलग अलग देशों में भी हैं, तो जो अलग अलग देशों में जो दूतावास बने हुए हैं वो भी हम भारत की सीमा में ही क्या है काउंट करते हैं। ऐसे ही अगर एयर इंडिया की कोई विमान है और वहां पर कोई चीज जो है वो वहां पर खरीदता है कोई व्यक्ति, तो वो भी जो है वो भारत की सीमा ही मानी जाएगी। तो इतना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कही है कि यहाँ पर जो जीडीपी में सभी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम रूप को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती रूप को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूं एक कार जो है वो बनकर तैयार हुई और उस कार की जो एक्चुअल वैल्यू है वही हम काउंट करेंगे, ना कि उसके जो टायर हैं उसमें उसको जो इंजन है वो अलग अलग यहाँ पर हम जो है जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, केवल उस पूरी टायर जो कार बनकर तैयार हुई है उसी की हम वैल्यू को जो है वो वहां पर काउंट करते हैं। तो इतना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर बताना चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एनडीपी यानी नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर शुद्ध की बात करेंगे तो शुद्ध में क्या है, हमको यहाँ पर माइनस करना होगा, क्या, डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा, मूल्यह्रास को माइनस करना होगा। अब समझते हैं यहाँ पर कि डेप्रिसिएशन है क्या, कि एक वर्ष की अवधि में निवेश खर्च का वह हिस्सा जो कि खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया गया है। ठीक है, अब मान लिया किसी फैक्ट्री में कोई मशीन है, ठीक है, वो मशीन क्या है, जब चलेगी तो खराब भी होगी, तब वो खराब होगी तब उसमें जो हमने खर्च किया है, ठीक है, जो वो मशीन खराब हुई तो उसको जो हमने खर्च किया है ठीक कराने के लिए, वो क्या है, आपका डेप्रिसिएशन है, वो आपका क्या है, वो आपका घिसाव है। ठीक है, तो उसको जो है हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उपकरणों को बदलने के लिए व्यय क्या आता है, जो कि उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था की क्षमता में यहाँ पर क्या है, वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, अब जो फॉर्मूले आपके पास हैं वो जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। अगर आपको थ्योरी पता होगी तो आप फॉर्मूले जो है वो आराम से यहाँ पर क्या है, वो टैकल कर लोगे। ठीक है, बात करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एनडीपी क्या है, ठीक है, एनडीपी क्या है, तो एनडीपी जीडीपी में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को, ताकि हम शुद्ध जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम यहां पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन को माइनस करते ही क्या हो गया, आपका जीडीपी, यहां से एनडीपी आपका जो है वो निकल जाता है। जीडीपी में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो यहां से क्या है, वो आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद यहां पर प्राप्त हो जाता है। तो इतना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर यही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहां पर जीएनपी। ठीक है, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी आपकी क्या है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इसमें क्या है, केवल भारतीयों द्वारा, ठीक है, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी क्या बोलते हैं, हम जीएनपी बोलते हैं। मेन डिफरेंस यहां पर यही है कि केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में एक वर्ष में किए गए, एक वर्ष आपका वही है, एक फाइनेंशियल ईयर जो है आपका वही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, वही आपका क्या है, यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो मौद्रिक आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में हम क्या बोलते हैं, यहां पर जीएनपी बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी का आकलन करते समय राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको जोड़ा गया था, परंतु इन वस्तुओं में से कुछ को उत्पादन जो है वो विदेशी द्वारा भी किया गया था जो कि भारत में निवास करते हैं। अतः जीएनपी को जीडीपी में से विदेश में रह रहे भारतीय द्वारा एक्स मूल्य को जोड़कर और भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य यानी एम को घटाकर यहां पर किया जाता है। अब बात करेंगे क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहां पर नेशनल में क्या है, केवल भारतीय। ठीक है, नेशनल में क्या है, केवल जो इंडियन होंगे उनके ही द्वारा उत्पादित वस्तुओं को यहां पर हम शामिल करते हैं। ठीक है, केवल क्या है यहां पर, केवल भारतीय द्वारा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इसको क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब यहां पर नेशनल आ गया तो नेशनल क्या है, केवल भारतीय। तो जीडीपी में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे यहां पर एक्स। एक्स हमारा क्या है यहां पर, कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य को हम माइनस करेंगे, और एम यहां पर क्या है कि विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य को जो देश में रहकर यानी भारत में रहकर जो विदेशी हैं वो किसी चीज का अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, माइनस हम यहां पर कर देंगे। तो ये जो है हमारी जीएनपी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको समझना होगा ऐसे, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल क्या है, भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य है। ठीक है, यानी जो यहाँ पर हम जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जो है वो चीजें हैं वो जीएनपी में जो है वो काउंट यहाँ पर नहीं होंगी। इतनी सी बेसिक से जो है वो बात है यहाँ पर आपके समझने के लिए। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर जो है हमारा पास क्या है नेक्स्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट, नेट का मतलब बात करते हैं तो शुद्ध है, तो शुद्ध में से हमेशा क्या है, हम क्या घटाएंगे, आपका डेप्रिसिएशन जो है हम हमेशा घटाएंगे। अगर हमें शुद्ध जो वैल्यू है वो यहाँ पर काउंट करनी है, नेट जो वैल्यू है वो काउंट करनी है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर घटाना है हमको तो क्या, डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी यानी क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका वही है मूल्यह्रास
जो आपका यहाँ पर पहले था। ठीक है, पहले कहाँ था, पहले अगर ये था यहाँ पर, देखो क्या था, हमने यहाँ पर क्या निकाला, नेट यानी शुद्ध, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करा, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां से इसको जो है वो माइनस यहां पर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर जब जब कुछ नेट निकालेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इजकल टू जीएनपी, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो इतनी सी बात जो है ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट थी। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दो चीजें हैं, फैक्टर कॉस्ट और आपका मार्केट कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, हम एक चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो उस सीमा तक ही, प्रोडक्शन की सीमा तक ही इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। ठीक है, बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट के बारे में। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट है कि किसी भी वस्तु और उत्पादन के बनने के लिए जो मूल राशि यहाँ पर लगाई जाती है वह उस वस्तु की साधन लागत कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी खिलौने को बाजार में 10 रुपए का बेचा जाता है और जिसमें 2 रुपए का जो है वो टैक्स लगा हुआ है, तो उस खिलौने की जो लागत है वो कितनी है, यहाँ पर 8 रुपए जो है वो मानी गई है। आपको समझना होगा। ठीक है, आप एक फैक्ट्री को जो है यहाँ पर वो बनाते हैं। इस फैक्ट्री को बनाने के लिए आपने जमीन या तो रेंट पे ली होगी, ठीक है, या आपकी खुद की जमीन होगी। ठीक है, प्लस आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्लस आपका लेबर, प्लस आपका अदर जो आपके यहां पर खर्चे हैं। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी यहां पर फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी यहां पर फैक्टर कॉस्ट है। यानी किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो आपके पास यहां पर होनी चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, हम यहां पर फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब वो चीज जो है, यानी वो खिलौना जो है वो अब बनकर तैयार हुआ और वो जो है अब कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। और जब वो मार्केट में जाएगा तो सरकार क्या करेगी, इस पर टैक्स लगाएगी। और जब इस पर टैक्स लगाएगी तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाएगी। अब अगर मार्केट प्राइस है, टैक्स लगा दिया है तो मार्केट प्राइस है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सरकार क्या है वो सब्सिडी देगी, तो उस टैक्स में से क्या है, उस सब्सिडी को हम जो है माइनस कर देंगे। तो वो हमारी क्या आ जाएगी फिर भाई, मार्केट जो है, मार्केट प्राइस पर वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर। आपको चीज समझनी होगी, जो मार्केट कॉस्ट है उसमें टैक्स और सब्सिडी जो है वो माइनस, देखो टैक्स जुड़ेगा और सब्सिडी जो है वो माइनस होगी। लेकिन जो फैक्टर कॉस्ट होगी उसमें मार्केट से पहले की जो चीजें हैं, यानी उस वस्तु को बनाने में कितना खर्च हुआ है, केवल वही चीजों को जो है हम उसमें काउंट करते हैं, ना कि आपके टैक्स और सब्सिडी को जो है उसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मार्केट प्राइस क्या है। तो मार्केट प्राइस है कि उपभोक्ता जिस मूल्य पर बाजार में किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उस वस्तु की क्या है, मार्केट प्राइस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आप एक ब्रेड का पैकेट जो है वो लेने मार्केट में गए, तो आप जो है उस एक्चुअल वैल्यू को देखेंगे तो मार्केट प्राइस है वो, और मार्केट प्राइस पर ही आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, क्योंकि इसमें टैक्स भी है और उसमें माइनस जो है वो सब्सिडी भी। अगर किसी चीज पर सब्सिडी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें से जो सब्सिडी है वो माइनस होगी और टैक्स क्या होंगे यहाँ पर, वो प्लस होंगे। ठीक है, टैक्स वो दोनों ही हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और डायरेक्ट टैक्स भी, यहाँ पर दोनों ही टैक्स जो है यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट और ये था हमारे पास यहाँ पर मार्केट कॉस्ट। तो ये चीजें आपके पास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम जो है वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर जो है वो लेकर चल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर है। देखो अगर हम निकालेंगे यहाँ पर NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, आपके फैक्टर कॉस्ट काउंट होगी और प्लस आपके क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो यहां पर काउंट होगी। ठीक है, या अगर मैं निकालता हूं यहां पर, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ये आपको जो है वो नोट डाउन करने हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NNP मार्केट प्राइस माइनस क्या है यहाँ पर
वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखो बात वही है। अगर हम निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या है, आपकी जो टैक्स है वो माइनस माइनस हो जाएंगे और सब्सिडी क्या है यहाँ पर प्लस हो जाएगी। यानी किसी चीज़ को उत्पादन करने के लिए सरकार ने जो सब्सिडी प्रोवाइड की है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। और मार्केट प्राइस अगर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा टैक्स, और माइनस हो जाएगी क्या है यहाँ पर, सब्सिडी जो है वो माइनस हो जाएगी जब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, मार्केट प्राइस। अभी हमने क्या निकाला है यहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट जो है वो निकाली है। और हमेशा याद रखना है आपको, जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, जो राष्ट्रीय आय है उसकी जो गणना है वो हमेशा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है, ना कि मार्केट कॉस्ट पे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगर मैं बात करता हूं यहां पर कुछ बेसिक चीजें हम बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास यहां पर राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है यहां पर वो हम करते हैं यहां पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको बोलते हैं क्या, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय गणना की जाती है। लेकिन 2019 में, ठीक है, कब, 2019 में जो है एनएसओ, एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को जो है, इन दोनों का जो है वो विलय कर दिया गया है और एक नई संस्था बनाई गई है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, अब ये जो नई संस्था है वो इसके की पूरी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर वो निकालती है। एनएसएसओ का क्या काम था यहाँ पर, जो एनएसएसओ थी हमारे पास वो राष्ट्रीय आय के लिए जो आंकड़े हैं वो इकट्ठा करने का काम करती थी यहाँ पर एनएसएसओ। ठीक है, और सीएसओ का जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम था। लेकिन 2019 में इन दोनों का ही यहाँ पर विलय कर दिया गया है और नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है एक नई संस्था बना दी गई है जो राष्ट्रीय आय का क्या है यहाँ पर गणना करती है। बात करते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। यदि हम राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित करते हैं, ठीक है, यानी अगर हम जो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्र की आय राष्ट्र की जनसंख्या से व्यय कर देंगे, माइनस डिवाइड कर देंगे, यानी राष्ट्रीय आय माइनस राष्ट्र की जनसंख्या। तो इससे जो है हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है यहाँ पर निकल जाती है। तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको बता सकते हैं, वहाँ पर जो है हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड है उसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो चित्रकला संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, पहले उनको देख लेते हैं। गढ़वाली शैली पर मुकंदी लाल, ठीक है, मुकंदी लाल द्वारा अंग्रेजी में जो लिखित पुस्तकें हैं, ठीक है, अंग्रेजी में जो लिखित पुस्तकें उनके बारे में बात कर लेते हैं। गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, ये अंग्रेजी में जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स, सम नोट्स ऑन मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के जो लेखक हैं वो यहाँ पर कौन है, किशोरी लाल वैद्य जो है यहाँ पर पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कई बार पहले भी पूछा गया है। राजपूत पेंटिंग्स, बहुत ही महत्वपूर्ण, राजपूत पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन जो है वो कुमार स्वामी ने किया है। और पहाड़ी घसियारे नामक चित्रकार कौन है, रणबीर सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, एक बार पूछा गया था कि रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है, तो चित्रकला से जो है इनका वो संबंध यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला एक सर्वेक्षण डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है और अंग्रेजी भाषा में गढ़वाली पेंटिंग्स WG आर्चर द्वारा लिखी गई थी। उत्तराखंड में लोक चित्र बात करते हैं। लोक चित्र की बात करते हैं तो सबसे फेमस है यहाँ पर एपण, जिसको छेपणी बोलते हैं। और लोक चित्र का तात्पर्य है लीपने या सजावट करने से होता है, जहाँ पर मांगलिक और धार्मिक कार्यों में घर के आंगन और दीवारों पर बनाए गए सुंदर चित्रों का यहाँ पर एपण किया जाता है। चौक चूर्णा, रंगोली और अल्पना नामों से भी जो है इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर
ज्योति मातृका चित्र, विभिन्न प्रकार के रंगों से देवी देवताओं के जो चित्रण हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। यह दीपावली, दशहरा, नवरात्रि और आदि मांगलिक अवसरों पर जो है यहाँ पर किए जाते हैं। प्रकीर्ण चित्र में अंगुलियां और ब्रश से जो हैं वो दरवाजों, चौराहों और जो कागज आदि पर जो है वो रंगीन चित्र यहाँ पर बनाते हैं। लक्ष्मी पो क्या है, चित्रों में दीपावली के अवसर पर घरों के मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के जो हैं पद यहाँ पर बनाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे थापा चित्र। थापा चित्र में क्या है, चावल पीसकर रंगों का उपयोग किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। नत और टुपुक चित्र जो है वो गेरू, गिजवार, चावलों के आटे का घोल रसोई घरों की दीवारों पर जो है वो चित्र बनाए जाते हैं। आरती की थाली पर बनाया जाता है यहाँ पर क्या, शैली। और शुभ कार्य में बुरी आत्माओं की रक्षा के लिए बनाए गए चित्र को क्या बोलते हैं यहाँ पर, घोड़िया। क्या बोलते हैं, घोड़िया जो है यहाँ पर बोला जाता है। प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, मवाली कहा जाता है, मवाली उनको बोला जाता है। और शरीर पर विभिन्न देवी देवताओं और फूल पत्तियों के टैटू को क्या बोलते हैं यहाँ पर, गोदना या गाजे यहाँ पर कहा जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में बात करते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट है और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमको यहाँ पर जो है वो लिया है। आटाकाट किस प्रकार की नदी है, तो ये कहाँ किस प्रकार की नदी है, किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है वो पिंडर की सहायक नदी है। और पिंडर जो है सहायक नदी किसकी है, अलकनंदा की, ठीक है, अलकनंदा की है। और जो है कहाँ पर मिलती है, कर्णप्रयाग में ये जो है नदी मिलती है, ठीक है। आटाघाट बहुत ही फेमस नदी है। आटाघाट सहायक नदी किसकी है, पिंडर की। पिंडर किसकी, अलकनंदा की। और कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में जो है यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे पुष्पावती जो है वो किस सहायक नदी है, तो लक्ष्मण गंगा की जो है सहायक नदी है यहाँ पर पुष्पावती। किस संगम के पास जो है जय और विजय नामक पर्वत है, तो विष्णु प्रयाग के पास जो है जय और विजय नामक पर्वत है। किस नदी को जो है ऋग्वेद में असमानवती नदी कहा गया है, तो आसन नदी को कहा गया है। और आसन नदी जो है वो किस में मिलती है, यमुना की जो है सहायक नदी है। टेरी बांध का प्रथम जो विरोध किया था वो कमलेंदुमती शाह ने किया था। और टेरी बांध जो डिजाइन है वो किया गया था यहाँ पर प्रोफेसर जेम्स ब्रून द्वारा जो है वो टेरी बांध का डिजाइन किया गया था। काली में मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, लदिया है, लदिया चूका में जो है मिलती है। और उत्तराखंड की भी जो है क्या है अंतिम नदी कौन सी है, वो भी कौन सी है, लदिया ही है। नेक्स्ट बात करेंगे संगचुंगमा लिरकुट थुम्मा किसकी सहायक नदी है, कुटी-यांगटी की, ठीक है, कुटी-यांगटी की सहायक नदी है। और कुटी-यांगटी क्या है, काली से संबंधित है। जानवी और जाड़गंगा भागीरथी में कहाँ मिलती है, भैरव घाटी मिलती है। और भैरव घाटी में ही क्या है आपका जो है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और प्रश्न बन सकता है कि हिम तेंदुए के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वहां पर कौन सी नदी है, ठीक है, तो जाड़गंगा जो है यहाँ पर वो संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे बाल खिल्ले किस नदी है, तो वो संबंधित है यहाँ पर अलकनंदा से। उत्तराखंड में बात करते हैं आर्ट संग्रहालय, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सीधे सीधे फैक्ट हैं। और सीधे सीधे फैक्ट ही जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो ये आपको जो है यहाँ पर याद करने हैं। मोलाराम आर्ट्स गैलरी श्रीनगर गढ़वाल कहाँ पर है, पौड़ी में स्थित है। महाराजा नरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है, नरेंद्र नगर टिहरी में है। कुंवर विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल में है। गिरिजा किशोरी जोशी संग्रहालय कहाँ पर है, अल्मोड़ा जनपद में है। मुकुंदलाल जी का संग्रहालय कहाँ पर है, पौड़ी कोटद्वार में है। राव वीरेंद्र शाह मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहाँ पर स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर चंद्र का जो है वो चित्र रखा गया है। कस्तूरी कहाँ पर, न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। कस्तूरी भाईलाल भाई संग्रहालय कहाँ पर है, अहमदाबाद में स्थित है। और सीताराम शाह संग्रहालय कहाँ पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शैलेश मठियानी पुस्तकालय संग्रहालय कहाँ है, रामगढ़ में है। और महादेवी वर्मा संग्रहालय कहाँ पर है, ये रामगढ़ में है। हिमालय संग्रहालय कहाँ पर है, नैनीताल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल के कुटानी के यशोधर मठवाल के द्वारा यहाँ पर जो है स्थापित किया गया था।
जिम कॉर्बेट संग्रहालय कहाँ है? कालाडूंगी में है, रामनगर के कालाडूंगी में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत जो है राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? माल रोड अल्मोड़ा में स्थित है। और हिमालय पुरातत्व और नवंशीय संग्रहालय हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के अधीन श्रीनगर में 1980 में जो है इसको स्थापित किया गया था। हिमालय पुरातत्व और नवंशीय संग्रहालय को स्थापित किया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो है हमने डिस्कस करा 3 पोर्शन में, उत्तराखंड, जीएस और आपका करंट अफेयर। तो 3 पोर्शन में यहाँ पर डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम जो है प्रयास करेंगे, यहाँ पर उस पर सजेशन करेंगे कि हम उसके जो है सही तरीके से आपकी जो है हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।